सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज नहीं आ रही। Okay, ji, the online audience, do you hear me clearly? We are unable to hear you. सही है। Okay जी, आवाज आ रही है नुमान? यस सर, आ रही है आवाज। ये तो सौलत शाह है, मैंने नुमान से पूछा है। ओह सॉरी सर। यस सर, आ रही है आवाज। Okay, चलें, good. फैसल नहीं, Bilal, are you there? Okay, be silent please, all of you. Bilal, do you hear me? यस सर मैं हाजिर हूँ। मैंने पूछा मेरी आवाज आ रही है, हाजिर होने का मैंने नहीं पूछा तब से। आ रही है सर, आ रही है। चलें, गुड। अच्छा, क्लास में हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी कि एक्चुअली हम ये पढ़े डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन, बिकॉज फूड बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पॉइंट्स थे काफ़ी सेलिएंट इसके डिस्कस करने थे कि हाउ वी आर एबल टू फुलफिल द फूड सप्लाईज और किस तरह से हमारे पास अपना रोल प्ले कर रही है फूड बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे कि मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की जो जितने भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हाउ दे आर इन्वॉल्व। फिर वहाँ से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि हाउ डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, जिसमें हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रिजर्वेटिव्स, एमल्सिफायर, एसिडिफायर, कि किस तरह से हम इनको प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर वहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, there we discuss the genetic engineering of a specific strain, और फिर जो बड़े इसके अंदर फेमस स्ट्रेन हैं जो कि जिनका बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल द स्ट्रेन लाइक लैब्स, इकोलाई, बैसिलस एक्सेट्रा, ये कैसे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। और फिर हमने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन देखने की कोशिश की कि हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग द फूड इंग्रेडिएंट्स बाय मॉडिफाइंग द मेटाबॉलिक पाथवेज, और मेटाबॉलिक पाथवे में डिफरेंट जीन्स पर फोकस किया, एंड हाउ वी आर कन्वर्टिंग the metabolic we are shifting the metabolic pathway toward our required products। और उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी विटामिन्स को लेके कि हाउ विटामिन्स दे कैन बी प्रोड्यूस। विटामिन्स के अंदर खास तौर पे राइबोफ्लेविन और ascorbic acid एक्सेट्रा का जिक्र हुआ है। So ascorbic acid is a vitamin C, that is the general term for it। और लैक्टोकोकस लैक्टिस की बात हुई, और उसके बाद हमने जनाब देखा था कि ये एक छोटा सा पैथवे देखा था जिसके अंदर RIBA जीन दैट वाज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन फ्रॉम द GTP। और इसके अंदर हमने सिर्फ इस पैथवे के अंदर दिस साइड वी फोकस ऑन दिस साइड। एंड आफ्टर दैट यस, ascorbic acid प्रोडक्शन के अंदर हमने दो किस्म की स्ट्रेटजीज देखी थी। एक ये थी कि 3 स्टेप प्रोसेस था और दूसरा 1 स्टेप प्रोसेस था। 3 स्टेप प्रोसेस जो था दैट वाज यस 3 स्टेप प्रोसेस था ग्लूकोनामेक्टर ऑक्सीडेंट्स में, और 1 स्टेप प्रोसेस जो था वो अर्वेना हेर्बिकोला में था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली ascorbic acid प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, हमें 2K-algae प्रोडक्शन होती है, और 2K-algae की केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं। दिस केमिकल मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व द एस्टिफिकेशन एंड लैक्टोनाइजेशन। और जो 3 स्टेप प्रोसेस था उसके अंदर जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे वो हमने पढ़े थे, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज एंड सर्बोज डिहाइड्रोजनेज। फिर थोड़ा सा ये एक था कि लैक्टोनाइजेशन में हमारे पास लैक्टोन रिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं 2K-algae में या 2K-DG में, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास L-ascorbate ascorbic acid की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद
कार्बोहाइड्रेट्स का हमने देखा था कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर why carbohydrates are necessary and why we need to produce it. और उस केस में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने आपको नाम बताए थे, और कार्बोहाइड्रेट्स के जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें हमारे पास फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड्स, गैलेक्टोओलिगोसैकेराइड्स, ग्लूकोओलिगोसैकेराइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे हमने 2 जीन्स का नाम लिया था। महमूद, कौन कौन सी 2 जीन्स थी? EPS D gene और NP gene. And what is the role of EPS D gene? And ये प्राइमरी मतलब ग्लूकोज साइलेंट ट्रांसफेरेज की प्राइमरी इंक्रीज करने से EPS प्रोड्यूस होता है. Good. Or EPS is the exopolysaccharide, and that is the carbohydrate. And if we need to produce the excessive EPS, in that case we can enhance the activity of ESPD gene that enhances the activity of enhances the production of exopolysaccharide of the EPS. हमने यहाँ पे पढ़ा था ट्रांसगैलेक्टोओलिगोसैकेराइड, आइसोमाल्टोओलिगोसैकेराइड एंड ज़ाइलोओलिगोसैकेराइड। उसके बाद ये जो हमने EPS प्रोडक्शन, और EPS was involved in the why we need to produce EPS. EPS was involved in the taste perception, in the good mouth feel, texturization में involved है, texturizer। और इसके साथ साथ हमने इसमें ये देखा था कि लैक्टोकोकस लैक्टिस जो है वो UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज और UDP ग्लैक्टोज एपिमेरेज का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बनाता है। दैट now and next step that may be converted into glucose and galactose containing EPS। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास जनाब बात हुई थी bacteriocins की कि what are the bacteriocins, how they are different from the antibiotics. There we discussed a few points that how bacteriocins may be different from the antibiotics, and यहाँ पे एक question I think float हुआ था कि bacteriocins are the ribosomal encoded and the antibiotics are the proteins which are non-ribosomal encoded in some cases. तो फिर मैंने आपसे पूछा था कि you have discussed the molecular biology 1 and 2 in the previous sessions. The question was that if the antibiotic is not being produced in the ribosomes where that is being translated. सर इसका जवाब ये था कि बहुत सारे प्रोटीन्स हैं उनके एक्सपोर्टेड प्रोटीन नहीं होता, तो ये एक्सपोर्टेड प्रोटीन नहीं होता। एक्सपोर्टेड प्रोटीन भी तो सिंथेसाइज तो हो रही है ना भाई, कहीं पे सिंथेसाइज होने के बाद एक्सपोर्ट आउट कर रहे हैं ना हम उसको। मैंने नॉन राइबोसोमली ट्रांसलेटेड प्रोटीन का वर्ड यूज किया था, और मैंने क्वेश्चन फ्लोट भी किया था, और मैंने कहा था कि इसको देख के आइएगा। किसी ने देखा है? मानो सोचा बैठते हैं तो मतलब आप वो वाटसन एंड क्रिक से अगले दर्जे पे नहीं है कि आप सोचेंगे तो आपको इल्हाम और नजूल हो जाएगा और आप मतलब उसको जवाब दे। इसके लिए सर रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी। मैंने ये कहा था नो नो, अफसोस की बात है। मेरा ख्याल है मुझे आज क्विज लेना चाहिए, उसमें यही क्वेश्चन लेना चाहिए, सब बराबर हो जाएंगे। और इवन सारे जो अभी बैठे हैं क्लास के अंदर और जो क्लास में नहीं बैठे हुए वो भी। अगली क्लास में इसको फिर डिस्कस करेंगे, और सोचने की बजाय अगली क्लास में किसी हेल्पिंग मटेरियल से मदद ले लीजिएगा, एंड दैट मे बी द इंटरनेट और एनी बुक। ऑनलाइन कौन कौन बैठा हुआ है जरा? अफजाल, चुटकुले छोड़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। Zain Abbas, are you there? चलो कोई नहीं, जैन अब्बास किसी वीक में तो अच्छा। बैक्टीरियोसेंस की मैंने बात की थी, एंड बैक्टीरियोसेंस के बारे में जो वर्ड यूज किया था राइबोसोमली सिंथेसाइज्ड, आप लोग देख के नहीं आए कि इफ द प्रोटीन्स आर नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड। बुलाया आपने मुझे? नहीं। इसके बाद पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है बैक्टीरियोसेंस के साथ, और यहाँ पे मैंने एक बात की थी, इसमें नहीं लिखी हुई थी, मैंने बताया था कि इन सीटो बैक्टीरियोसेंस प्रोडक्शन, इन सीटो बैक्टीरियोसेंस प्रोडक्शन की मैंने बात की थी कि व्हेन वी ऐड द लैक्टोकोकस लैक्टिस और द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनटू एनी प्रोडक्ट, और ये उस प्रोडक्ट के अंदर इन सीटो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं बैक्टीरियोसेंस के, सो द इंडिविजुअल दैट इज ईटिंग द प्रोडक्ट एज वेल एज दैट इज टेकिंग द बैक्टीरियोसेंस। मैंने एग्जांपल दी थी योगर्ट की। When we prepare the yogurt by using these bacteria which are engineered,
और ये योगर्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करेंगे एंड वी आर सप्लीमेंटिंग द इंडिविजुअल with bacteriocin along with the yogurt. ये in situ production of bacteriocin. In situ क्या होता है वैसे by the way? On site, yes, in place. तो इस पे बात हुई, उसके बाद heterologous expression system में बात हुई कि how we are able to produce the enterocin and pediocin in a combined organism with. अच्छा, फिर जनाब लो कैलोरी शुगर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं. नाउ देयर आर सर्टेन लो कैलोरी शुगर्स. दिस आल्सो फॉल्स दिस नहीं कामरान, जो एंटीबायोटिक्स हैं मेनली दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स but the bacteriocins are mainly primary metabolites. Bacteriocins और bacteriocins की जो limited है, इसकी narrow spectrum है bacteriocins. ये limited है और एक ही स्पीशीज की different strains को ही ये affect करता है. सर इधर हमारे पास ये बिल्कुल प्राइम मेटाबोलाइट बनते हैं लैब लोग के अंदर जो Black metabolites. लोग जो एक्सप्लेनेशन की होती है. तो लेकिन इसका यूज तो हमारे पास स्टेशन में आना चाहिए. स्टेशन स्टार्ट होगा एट द एंड ऑफ द लॉग. नहीं, अब जो log है मतलब log के different phases हैं. एक है initial log phase. Again, late log phase. Late log phase is the phase when cells felt that nutrients are being depleted. This is the late log phase, and there bacteriocins will play their own role. Narrow spectrum. उसके बाद बात चली जाती है stationary phase की, जहाँ पे secondary metabolites हो गए, antibiotics प्रोड्यूस हो रही हैं, और जब हम अपने सेल स्पीशीज को कंट्रोल कर चुके हैं, अब हमने दूसरी जो स्पीशीज है उनको कैटर करना है. तो अब एंटीबायोटिक्स से secondary metabolites प्रोड्यूस होंगे. अच्छा, तो this one is also part of carbohydrates and you know that sugars are the parts of carbohydrate. बहुत सारी low calorie sugar जिसके अंदर mannitol, sorbitol, tagatose and trehalose हैं. They are very much in demand by nowadays due to their involvement in the weight loss or the special diets. और low calorie sugars हैं, इस वजह से इनकी जो डिमांड है ये बढ़ चुकी. तो इनकी डिमांड को कैटर करने के लिए सप्लाई को बेहतर बनाने की ज़रूरत है. उसमें सबसे पहले इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे किस तरह से हम ये जो लो कैलोरी शुगर्स हैं इनको एनहांस करें. उसमें बात करेंगे टैगेटोज की. टैगेटोज इज अ लो कैलोरी स्वीटनर दैट इज पोअरली डिग्रेडेड बाय द ह्यूमन बॉडी. हम स्वीटनर ले रहे हैं लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में एज अ कार्बोहाइड्रेट अपना रोल प्ले ना करे. दिस इज आवर टारगेट. उसके लिए हम या तो फिर लो कैलोरी शुगर यूज़ करते हैं स्पेशली जिनको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या दूसरा हम वो वाले अमाइनो एसिड्स यूज करते हैं which are actually not the carbohydrates. These are the amino acids but they are sweet in taste, जैसे L-aspartame. अब होता क्या है कि अब अक्सर जो ऑब्जर्वेशन होगी, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं या जो डाइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं लोग, वो लो कैलोरी शुगर की बजाय या शुगर की बजाय they add some special kind of sweeteners in the diet. These sweeteners are लो कैलोरी शुगर, या तो ये टैगेटोज या हेलोज है, सॉरी टैगेटोज है, मैनिटोल है, या वो स्वीटनर जो है L-aspartame है, अमाइनो एसिड्स हैं. दोनों का बेनिफिट हमारे पास ये है, जो लो कैलोरी शुगर है वो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. जो अमाइनो एसिड है L-aspartame वो भी स्वीट है, वो अगर बॉडी डाइजेस्ट भी कर लेगी तो हमारे पास एज ए कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं होगा. सो लो कैलोरी शुगर की डिमांड हाई है, इस वजह से वी हैव टू प्रोड्यूस इट ऑल. अच्छा, आगे जो टैगेटोज है ये ह्यूमन बॉडी तो इसको नहीं कर पाएगी डाइजेस्ट, बट दैट मे एक्ट एज अ प्रीबायोटिक, और इसके अलावा ये एंटी प्लेक एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं. प्लेक्स क्या होते हैं? प्लेक्स नो, हाँ प्लेक्स क्या होते हैं? सर ये ब्लॉकेज के लिए होते हैं. सॉरी ऊंचा थोड़ा सा बोलिएगा दोबारा. था कौन है सर ये ब्लॉकेज के लिए कहीं जगह पे. यस, अच्छा, यस एंटीप्लेक्स. और ये जो आर्टरी वेन्स में when the cholesterol and triglyceride level is higher in the blood and blood pass through the narrow orifice or narrow lumen of the arteries and vessels, उस आर्टरी के अंदर हमारे पास
accumulation of that material होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आर्टरी का ऑरिफाइस मजीद नैरो होता चला जाता है। मैं इसको अगर इस तरह से बता सकूं, मिसाल के तौर पे दिस वाज द आर्टरी, इसमें से ब्लड अगर पास थ्रू कर रहा है फ्रॉम दिस साइड, तो यहाँ पे accumulation स्टार्ट हो जाती है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द प्लेग। ये ऑरिफाइस मजीद नैरो होता चला जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इनहेंस होता है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ये इनिशिएशन है। उसके बाद हार्ट अटैक एंड समथिंग जो भी इसमें आ सकता है। दिस इज द प्लेग एंड दिस लो कैलोरी शुगर दे विल एक्ट एज अ प्रीबायोटिक एंड एंटी प्लेग एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें टेराटोल्स की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। मैंने बताया था कि हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसमें लैक्टोकोकस लैक्टिस को नॉर्मली इंजीनियर किया जाता है और इसके इंजीनियरिंग के लिए वी बेस्ट द लैक्सी एंड लैक्डी लैक्टिस, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है टेराटोल 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है या टेराटोल 1,6 डाइफॉस्फेट, और फिर हम इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं, जिसके रिजल्ट में वी हैव द प्रिपेयर्ड टेराटोल। टेराटोल इज द लो कार्ब शुगर that may be added, that may be used as a prebiotic, that may be used as a diet conscious individuals and the different diet patterns। तो ये बात यहाँ पे ठीक है। उसके बाद एरोमा कंपाउंड, बहुत सारे एरोमा कंपाउंड्स ऐसे होंगे, ऐसे हैं जिनको हम सिंथेसाइज करवाते हैं। और सिर्फ एक मिनट, yes, so aroma compounds are required in the food processing and इसमें चूंकि बहुत सारी ऐसी, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जिसके अंदर जो एक खूबसूरत अरोमा जो है उसका, मिसाल मैं दिया करता हूँ अक्सर, ये जो हमारे पास होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट में या जूसेस। अब जूसेस वगैरह जो है इसके अंदर फ्रूट नेक्टर तो कम होता है, इसके अंदर केमिकल जैसे कि फूड प्रिजर्वेटिव है, इसके अंदर स्वीटनर्स हैं, इसके अंदर अरोमा कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर अब ये अरोमा कंपाउंड ऐसे क्या है, ये डाइल्यूशन ऑफ फ्रूट नेक्टर्स को कंपनसेट कर रहे होते हैं। आपने फ्रूट नेक्टर नहीं डाला, बड़ा डाइल्यूटेड डाला, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें से अरोमा जो है वो असल फ्रूट का आए, डेयरी प्रोडक्ट है उसमें से एक खूबसूरत अरोमा आए डेयरी का। तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल अरोमा कंपाउंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको पहले बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, फिर जब डेयरी प्रोडक्ट की या डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स की फूड प्रोसेसिंग हो रही होती है तो हम उसको ऐड करते हैं। इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल है डाईएसिटाइल। डाईएसिटाइल इज एन अरोमा कंपाउंड फॉर द बटरी फ्लेवर, और ये डेयरी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। ये बटरी फ्लेवर का अरोमा नॉर्मली प्रोवाइड करता है डाईएसिटाइल। इसकी प्रोडक्शन जो है उसके लिए थोड़ा सा ये एक पाथवे है छोटा सा। इस पाथवे के अंदर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्लूकोज and glucose to pyruvate and pyruvate to acetolactate, और नॉर्मली ये जो acetolactate है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइन में और एसिटाइन से ब्यूटेनडायोल में, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि इस केस के अंदर we discourage the production of acetone from the acetolactate, so in that case we have to switch off the ALDB gene, ठीक है। क्यों? क्योंकि now the target is the production of diacetyl here, diacetyl production, that is our target, or we switch off the ALDB gene. So when the ALDB gene would be switched off, acetolactate that will be converted into diacetyl. This is our target product, और इस केस में एसिटाइन वगैरह के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, we are discouraging it। अब इस इनएक्टिवेशन प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास तकरीबन ये जो 80% कार्बन है that may be converted into diacetyl, और इसके अलावा हम अदर अमाइनो एसिड्स को भी यूज कर सकते हैं एज ए अरोमा कंपाउंड्स, और उन अमाइनो एसिड्स में डाइएसिटाइल, आइसोवैलेरेट, आइसोब्यूटायरेट, फिनाइल एसीटेट, phenylaldehyde और indole. These are the amino acids that can be used as an aroma compound. ये और हमने एक aroma compound diacetyl की example पढ़ी है कि how can we overexpress the diacetyl by discouraging or by switching off the ALDB gene that is involved in the production of acetylene from the acetolactate, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उसके अंदर आपको याद रहेगा कि how we are able to produce diacetyl।
डाइएसिटाइल, और डाइएसिटाइल का काम क्या है, दैट गिव्स द बटरी फ्लेवर। यहाँ पे साइड रेशियो ज्यादा है तो अपने फॉरवर्ड जो हमारा वो आगे बढ़ेगा कोड डाउन यहाँ पे साइड रेशियो ज्यादा है तो पायरुवेट वाला। जी सर। अच्छा, उसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं कि डाइएस्टाइल बनेगा तो आगे वो अगली स्टील रिएक्टिव है, आगे वो एसिड में आ रहा है हमारा भी प्रोडक्ट का मतलब मिनिमाइज नहीं तो डाइएसिटाइल आगे आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा आ जाता है। अच्छा चलिए मैं इन दोनों बातों का जवाब देता हूँ। जो पहली बात है कि पायरुवेट से आगे एसिटाइल वो बन गया जो हमारी साइकिल है, हमें उसको यूज करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ तो रिड्यूस, लेकिन हमने जहाँ उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एंड पॉइंट एसिटोलैक्टेट की वजह से बात कर रहे हैं। Definitely, when we will prepare our strain, that will be able to discourage the production of acetyl-CoA एक बात। दूसरी बात है कि डाइएसिटाइल के बाद डाइएसिटाइल भी एसिटाइल में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है NADH ऑक्सीडेज, जो NADH और NAD की रेशो को मेंटेन करता है। NADH ऑक्सीडेज, ये NADH/NAD की रेशो को मेंटेन रखेगा, जिसकी वजह से डाइएसिटाइल की मिनिमम कन्वर्जन होगी एसिटाइल के अंदर, जिसका नाम है NADH ऑक्सीडेज। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, एक सिनेरियो उसका पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली दैट विल बी कंबाइंड वे। समझ आ रही है? आपसे पूछ रहा हूं, यस, आर यू गेटिंग दिस? ओके, मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट एट लॉस। यस, रेशियो में क्या है NADH/NAD। अच्छा जी, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट जिसके अंदर डाइएसिटाइल पड़ा है, उसके अलावा कुछ अमीनो एसिड हैं which can be used as a flavoring agent, for example diacetyl or along with the diacetyl, isovalerate, isobutyrate, phenyl acetate, phenyl lactaldehyde और indole flavoring aroma compounds। ठीक हो गया अफजाल, are you getting this? मास्क ऊपर करो, follow the SOP। गुड। ये तो क्विज बनाने वाले पे डिपेंड। फॉर एग्जांपल ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू, नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आएगा नहीं ऐसा, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइएसिटाइल। तो सर इसलिए साइकिल ड्राइवर ये आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होता है। उसमें ये होता है कि ना तो आपने फजूल लिखना होता है, ना इस तरह लिखना होता है कि मुझे बात समझना है, और अपना मुद्दा बयान करना होता है। मुद्दा, ये समझे उर्दू में मुद्दा। नहीं, मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं करूंगा। इट वुड डिपेंड ऑन द क्वेश्चन डिमांड। इफ यू थिंक क्वेश्चन इज, आप जस्टिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में विदाउट ड्राइंग एनीथिंग, जस्टिफाई। इफ यू थिंक इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड विदाउट दिस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। मतलब मैं कर दूंगा लिमिट तो फिर मसला हो जाएगा ना। जो समझ आई हुई है सारी चीजों की, तो फिर मसला क्या है? तो इसमें मुझे याद पड़ता है जितने भी हमने साइकिल पढ़े वो है एक ही है, शुरू ग्लूकोज ही होता है, सिर्फ जीन्स का फर्क है बस। नहीं, मैं लिमिट कर नहीं सकता कामरान के आप ये कर लें और ये ना याद करें, हो नहीं सकेगा। हाँ, ये होंगी अपलोड। यस, रिकॉर्डिंग अपलोड है। असल में चेकिंग की लास्ट टाइम सारी अपलोड है। कोई बात नहीं, उन्होंने सुना नहीं। अपलोडेड है, आई हैव अपलोडेड है। हाँ वो थी, वो मैंने फ्राइडे को कर दी थी, फ्राइडे को। तो मुझे फ्राइडे को इसी ने कहा था हसन ने। चले सही है जी। सो वी आर मूविंग। ओह यस मानव, यू हैव अ क्वेश्चन। मैंने डिस्करेज कर रही हूं, वो यू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ दैट acetyl-CoA कार्बन मालूम बिकॉज़ वो उसकी सेल कंस्टिट्यूएंट्स में और समान है, सरारी के तरह कम करेगा, डिस्करेज करेंगे हम उसको काटा नहीं मान सकते, उसको आधा नहीं कर सकते। फ्यूचर टेंस।
we have completed this chapter fortunately and in a very good way. I hope कि आप लोगों को याद रहा होगा सजल. ये easy है वैसे. एक ही तो pathway है ग्लूकोज से पायरुवेट. नहीं ये पेपर में नहीं करूंगा प्रेजेंट में. अब एब्सेंट ही होगा सर. रटा ना लगाना भाई. मैं रटे वाला क्वेश्चन नहीं. मैं हाँ क्रैमिंग. अच्छा अभी 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 मुझे पढ़ा लूंगा फ्यूचर ट्रेंड्स फिर इसको डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ. ये क्रैमिंग है करनी. हसन स्टैंड अप. गो हियर. ओके. अभी ये मेरे इतने बुरे दिन आ गए इंग्लिश से याद आया. सॉरी आई हैव टू म्यूट. ओके जी. सो चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं. दिस इज द फ्यूचर ट्रेंड्स. थोड़े से फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं कि अब मज़ीद विद द डेवलपमेंट ऑफ जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स हमारे पास अब बहुत ज़्यादा वाइड एस्पेक्ट्स हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इम्प्रूव कर सकें. और इसके साथ साथ अगर देखें तो अब जो हमारा फ्यूचर में वी आर फोकसिंग ऑन द रिमूवल ऑफ द सम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स फ्रॉम द डाइट. मिसाल के तौर पे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, और लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. दे कैन नॉट डाइजेस्ट द लैक्टोज. तो इस केस में इफ वी रिमूव द लैक्टोज फ्रॉम द मिल्क और द डेयरी प्रोडक्ट, तो इन दैट केस दैट इंडिविजुअल वुड बी एबल टू कंज्यूम द डेयरी प्रोडक्ट. उस केस में हम क्या करेंगे कि लैक्टोज को डेफिनेटली, अगर मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट है तो हम लैक्टोज को सेपरेट तो नहीं कर सकेंगे. उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका ये है कि हम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम उस डेयरी प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें. दैट बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम दैट वुड कंज्यूम. तो व्हाट इज दैट? तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम हम डेयरी प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करवा दें और उसके रिजल्ट में हमारे पास लैक्टोज एंजाइम, लैक्टोज शुगर है दैट वुड बी कंज्यूम. जब आपने लैक्टोन पढ़ा होगा किसी ज़माने में
Lag Z, lag Y, lag A, lag Z was responsible for the production of beta galactosidase और beta galactosidase जो था वो लैक्टोज की डाइजेशन में इन्वॉल्व था। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर बीटा galactosidase एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है, और जिसके केस में लैक्टोज इंटॉलरेंट इंडिविजुअल्स यू नो दे वुड बी एबल टू कंज्यूम द डेयरी प्रोडक्ट्स बिकॉज उसके अंदर लैक्टोज की कंसंट्रेशन हम रिड्यूस कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। इसके अलावा इसके सप्लीमेंट्स ऐड होते हैं वैसे इसके साथ, लेकिन स्टिल यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए हम इसको किस तरह से यूज कर सकें। इसके अलावा रेफिनोज हाँ, तो वो वही कह रहा हूँ कि हमारा मसला हल हो रहा है, इंडाइजेशन का मसला खत्म हो रहा है, डाइजेशन की तरफ बात जा रही है, ये बात है। हाँ, ये हमने ये बात नहीं आपने करके वो रिड्यूस कर दी तो रिड्यूस ही कर रहा है, इसको यूज ही कर रहा है, ये वो वाला रिड्यूस है। तो किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इसको डाइजेशन में इन्वॉल्व कर रहा है ना, यूज कर रहा है ना बीटा galactosidase। बीटा लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टोज एंड ग्लूकोज में, लैक्टोज एंड ग्लूकोज में लैक्टोज विल बी कन्वर्टेड और जो वो डाइजेस्टेबल है ना ह्यूमन बॉडी के लिए। कि हमें डेयरी प्रोडक्ट आते हैं स्वीट नेचर के, हम आराम से कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, साथ में इसमें डाल देते हैं, बॉडी में जो डायरेक्ट यूज आराम से यूज करते हैं। देखें मसला ये है कि इस तरह से बात नहीं होती कि इतना आसान नहीं हुआ करता कि आपका किसी को शुगर भी खिला दें, साथ में इंसुलिन वाले वही बात है कि डायबिटिक पेशेंट पूरे से मिठाई भी खाता जाए, इंसुलिन इंजेक्शन भी लगाता जाए, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि अगर उसका इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो दो काम करें, इंसुलिन एनहांस करनी है, शुगर कम करनी है। अगर लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रही तो हमें उसको क्या करना है कि लैक्टोज कम भी करनी है और जितनी मौजूद है उसको डाइजेस्टेबल भी बनाना है बाय एडिंग द बीटा galactosidase एंजाइम। इस जो हाईली लैक्टोज इंटॉलरेंट डॉग हैं उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट एक मुसीबत है, और बहुत सारे इन्फेंट्स हैं अगर उनके पेरेंट्स को ना पता चले कि दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट तो डेथ हो जाती है। और खासतौर पर जो ईस्टर्न सोसाइटीज हैं यहाँ पे तो हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनको क्या मसला है, और वो छोटी उम्र में वो कभी किसी हकीम के पास ले गए, कभी किसी दम वाले के पास ले गए और बच्चा जो होते हैं घर में, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इसी तरह से द रेफिनोज भी कंज्यूम नहीं हो पाती इंटेस्टाइन के अंदर। इस केस में वी इंट्रोड्यूस द अल्फा galactosidase एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल टू कंज्यूम द रेफिनोज, और the energy metabolism is beginning to attract attention as a new target for metabolic engineering, क्योंकि energy metabolism nowadays that is a hot topic कि किस तरह से एनर्जी को मेटाबोलाइज किया जाए। obesity in the scenario of increasing obesity, the management of energy or the metabolism of energy that is very much necessary। उस केस में हमारे पास ये मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग का टारगेट है, जिसके केस में अभी हमने दो शुगर्स की बात की है। The existence of sequence genome for several bacteria that are involved in producing food ingredients or food ingredients के लिए हमारे पास no we are able to sequence the whole genetic material or the genome of an eukaryotic cell, and even the bacteria का पूरा genome हम sequence कर सकते हैं। And now we clearly know that where exactly the gene is present, and if you want to overexpress some genes, if you want to reduce the expression of a gene, कहाँ पे टारगेट करेंगे, रेगुलेशन कहाँ पे हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे, we know all of it. So, in this scenario, now it is very easy to capture all this issue। और इसके साथ साथ by study the genomics, transcriptomics, proteomics, ये genomics क्या होता है जी? Study of genes, तो genetics में क्या होगा? genome क्या होता है जी? Transcriptomics जिस तरह से the whole genetic makeup of a human body that will be termed as a genome, उसी तरह से the whole messenger RNA transcript that is being encoded by that genome that will be termed as transcriptome, और इसी तरह से proteome, ठीक है, और metabolomes, what is that? metabolomes नहीं, अब ऑल टाइप भी शुरू किए जाओ और जो समझ इसके नाम है हाँ, और फ्लक्सोमिक्स मारो फुटा रही हैं, चुप बताता हूँ। ये सर मेटाबॉलिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं ना उनके कहते हैं।
हम फ्लक्सोमिक्स पूछ रहे हैं, आप मेटाबोलॉमिक्स बता रहे हैं, गूगल ने भी रिलेट कर सर दिया। उसका ही बता रहा हूँ सर, फ्लक्सोमिक्स का ही फ्लक्सोमिक्स बता क्या रहा हूँ होता है, दोबारा बताइए सर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मतलब मेटाबॉलिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, तो फिर मेटाबोलॉमिक्स क्या होता है? ये मेटाबोलोमिक्स जो है ये मेटाबोलाइट्स के बारे में है। सर मैं इसमें बात करता हूं। अच्छा, फ्लक्स की बात हमने की थी, मेटाबॉलिक फ्लक्स की किसी जमाने में। यस सर, फ्लक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, अगर एक्स्ट्रा सेलुलरली कौन से प्रोडक्ट रिलीज होंगे उसको शायद कहेंगे फ्लक्सोमिक्स। फ्लक्स का मतलब यही होता है कि किसी भी जगह से बाहर जाना या अंदर आना। फ्लक्सोमिक्स एंड मेटाबोलॉमिक्स, एनीवन? Sir, actually, fluxomics deals with the rate of a metabolic reaction. Google says, और जो दूसरी बात कर रहे हैं मेटा वाली, उसमें वही है कि it deals with the metabolite formation. You're right. समझ लगी आप लोगों को? अब्दुल राफे प्लीज रिपीट। जी जी, जो फ्लक्सोमिक्स है इट डील्स विद द रेट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड जो दूसरे वाला हमारे पास मेटाबोलोमिक्स है इट डील्स विद द मेटाबोलाइट प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन रिएक्शन इन अ सर्टेन रिएक्शन। The metabolomics that would relate with the metabolite production of a reaction, और जो फ्लक्सोमिक है that would deal with the rate of that metabolism, metabolic reaction. Okay, Abdul Rafi, please see me in the office at 12:30 today. Okay sir, sure. ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेंड्स अब चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इनहैंस हो रही है, और हम वी आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इन डेप्थ, और उसको हम कंज्यूम करते जाएंगे एंड वी वुड बी कन्वर्टिंग इट ऑल। सो दिस दैट वाज द चैप्टर जिसको हमने कंप्लीट किया। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट आज नहीं करेंगे, दैट इज द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर द माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये हम आज इसको नहीं करेंगे। आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, I knew that. That is a food spoilage. This one, food spoilage. Okay, what do you know about food spoilage, and what comes in your mind? Food spoilage. Reshma, क्या होता है food spoilage? Microbial attack हो जाता है। अच्छा, और संबल क्या होता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज? मैं सब तर्जुमा नहीं करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उर्दू में भी कर रहा हूँ। फूड के पूछ रहा हूँ, मतलब और अरे इसको थोड़ा सा फिलहाल बताएगा, सुनिए ध्यान। चलो फिलहाल okay, very serious. Yes, Maru, what do you think, what is that food spoilage, और आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगी? सही, सजन, food spoilage. Undesired microbial जिसकी वजह से हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं और हमें कोई अगर हम वर्ड यूज करें, the deterioration of food by the unwanted growth of the microorganisms in which they consume the food nutrients and waste the food nutrients, that may be termed as spoilage, food spoilage. और फूड स्पॉयलेज की जब हम बात करते हैं तो फूड स्पॉयलेज में हमारे पास बहुत सारी फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर है, बिकॉज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस एंड दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सो दे कैन ग्रो ऑन द फूड्स, और खास तौर पे
फूड्स जिनके अंदर which are enriched with the nutrients and microorganisms, they definitely have enzymes, and that enzymes will start their function, or they will start the production of byproducts, and these byproducts are objectionable at that point because they are deteriorating our food and they are converting our food ingredients into the byproducts which are not acceptable at that point for us. उसके अलावा केमिकल फूड स्पॉइलेज भी हो सकती है जिसके अंदर जो फूड कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद वन एंड ईच अदर एंड चेंज इन द सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड। उसमें इन केमिकल डिटोरेशन में, केमिकल स्पॉइलेज में हमारे पास आती है द प्रोसेस ऑक्सीडेशन as well as the non-enzymatic browning। non-enzymatic browning, ये दो प्रोसेस हमारे पास आते हैं इसमें। तीसरी आती है जी फिजिकल स्पॉइलेज, फिजिकल चेंजेस इन द फूड, और ये इसमें इन्वॉल्व हो सकता है इफ द फूड हैज एब्सॉर्ब्ड द मॉइस्चर, और ये हमारे यहाँ खास तौर पे देखने में आता है इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त when food have when the food absorb the moisture because humidity is increase in that days. So इस केस में the foods में changes and they become like physical changes. If the food chemical components they react with one another, that is called the chemical spoilage or microbiological and biological food spoilage के अंदर हमारे पास जो आएगा और food microorganism की growth आएगी। करूँगा जी, कोई आपका सवाल सर वो भी हम लोग कह रहे हैं फूड क्वालिटी हाँ हाँ and they put that yogurt at appropriate temperature 4 डिग्री पे 2 डिग्री पे तो इसमें नहीं होता। लेकिन सर इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो अब मेरी डिसीजन ये है कि हम इसे केमिकल में रखेंगे या माइक्रोबियल में रखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, एंजाइम्स जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लैक्टिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो किसी और कंपोनेंट के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, सो दैट्स व्हाई दैट कॉल्ड माइक्रोबियल स्पॉइलेज। तो एंजाइम नॉन एंजाइमेटिक ब्राउन की बात करने लगे। अच्छा, फूड स्पॉइलेज में food spoilage that actually constitutes an enormous financial burden on world's economy, and exact figure जो है वो तो अभी तक हमारे पास unknown है कि हमें कितना loss होता है, but it is estimated that approximately 1.3 billion tons food जो है वो waste होती है, spoil होती है per year, और this is huge। और in US even 96 billion pounds actually that was losted, और जो 356 बिलियन पाउंड्स थी फूड ये टोटल होल वर्ल्ड के अंदर हुई वेस्ट, और इसका 96 बिलियन पाउंड जो था वो स्पॉइल हुआ सिर्फ यूएस के अंदर। और फूड लूज ड्यूरिंग रिटेल सर्विस एंड कंज्यूमर, जो फूड स्पॉइलेज है इसकी ये पूरी चेन चलती है प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जैसे कि रिटेल है, सर्विस है, कंज्यूमर है, और ये हर स्टेप पे स्पॉइल हो रही है, हर स्टेप पे स्पॉइल हो रही है। सो वी कैन रिड्यूस द फूड स्पॉइलेज, वी कैन सेव द फूड फ्रॉम दिस स्पॉइलेज। और इसके साथ अगर फूड स्पॉइलेज का एस्टिमेट किया जाए, स्पॉइलेज ऑफ डिफरेंट फूड्स में अगर देखा जाए तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है अप्रोक्सीमेटली 19.6% जो है स्पॉइल हो जाते हैं, और जो फ्लूइड मिल्क है ये 18.1%। मारो स्टैंड अप एंड गो। जो फ्लूइड मिल्क है अप्रोक्सीमेटली 18.1% दैट मे बी स्पॉइल्ड। इसके जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं 15, आई सेड गो आउट प्लीज। और जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं ये 15% तक इनकी कैपेसिटी, सॉरी 15% तक रिपोर्टेड है इनका लॉस। अब आप देखें कि अगर सिर्फ मिसाल के तौर पर अगर 100 kg जो है वो प्रोडक्शन हो रही है और उसमें से जो वेजिटेबल्स हैं ये तकरीबन 20% स्पॉइल हो रहे हैं, तो सिर्फ अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचते 20% रिड्यूस हो चुके हैं, सिर्फ पीछे 80 kg बचा। उसके बाद जो कंज्यूमर का यूजेज है वो इसको मजीद खराब करता है। मिसाल के तौर पर हम फूड को वेस्ट करते हैं, वो इसमें मजीद, तो इस तरह से अगर एस्टिमेट किया जाए फूड स्पॉइलेज को हम रिड्यूस कर सकें, इवन वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें, तो शायद हम 100 पे काबू पाया जा सकता है। बट स्टिल these are some undenied facts जिनको हम कैटर अभी तक शायद नहीं कर सके। इस तरह जो स्वीटनर्स हैं ये इनका 12.4% रिड्यूस होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या डेलिकेट, इस सबसे ज्यादा स्पॉइलेज इनका है,
जो फ्लूइड मिल्क है दैट इज एनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, इसका स्पॉइलेज देखें। और जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं इनका स्पॉइलेज थोड़ा कम है बिकॉज they are more protected in the protected way. स्वीटनर्स जो हैं, स्वीटनर्स का स्पॉइलेज इसलिए होता है कि ये स्वीटनर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे फील वेरी कंफर्टेबल टू ग्रो। तो अब जो जितने भी टोटल स्पॉइलेज है वर्ल्ड में, इसका 25% दैट स्पॉइलेज इज ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स एक ह्यूज हमारे पास अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फूड इंडस्ट्री जो है क्रिएटिंग न्यू माइक्रोबियल हैबिटेट्स, और उसमें हमारे पास जनाब न्यू फॉर्मुलेशन आ रही हैं, मॉडिफिकेशन आ रही हैं। और फूड इंडस्ट्री के अंदर हम हर गुजरते दिन के साथ हम न्यू फॉर्मुलेशन, न्यू कंपोनेंट्स, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसकी वजह से फूड हैबिटेट्स न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने अगर किसी ज़माने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पॉइल हो रहे थे तो हमने फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने का तरीका निकाला इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स एंड जैम। हमने उस हैबिटेट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट को कवर कर लिया। साथ ही हमने क्या किया कि फूड की नई प्रोसेसिंग करके एक नया हैबिटेट बना दिया। आज हम वही फ्रूट और वेजिटेबल को नई फॉर्म में भी कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज अ न्यू हैबिटेट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम उसे कैटर करेंगे तो फूड इंडस्ट्री जो है वो एक नया हैबिटेट जनरेट कर देगी। उसे कैटर करने के लिए हमें फिर उसके लिए मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम ये इतने स्पॉइलेज को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, बिकॉज न्यू हैबिटेट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, न्यू फॉर्म ऑफ द फूड फॉर्मुलेशन जो है वो आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मेथड, जैसे कि हम पिकल्स और जैम को फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए यूज करते थे, अब हम फ्रूट और वेजिटेबल के अदर फॉर्म के लिए वो वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर्मुलेशन डिफरेंट है और हम साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे फिर उसके अंदर। तो हमें न्यू मेथड चाहिए होंगे इसको कैप्चर करने के लिए। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं, all the consumer that are also a reason for the food spoilage. Consumer कहता है कि मुझे fresh food चाहिए। It is not possible to bring the fresh food from a distance that is far away. अच्छा, अब अगर आप कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे फूड के अंदर ताकि कस्टमर को या कंज्यूमर को फ्रेश फूड मिले, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विल ग्रो देयर, फूड विल स्पॉइल। अब इसकी बहुत बड़ी कॉमन एग्जांपल है वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। हमारे लाहौर के अंदर अभी जो मौसम है, ये मौसम शायद मानसेरा साइड पे अगस्त सितंबर में आता है। तो जितने भी वेजिटेबल हैं जो आज के दिनों की है, ये हमारे पास अगस्त सितंबर में अवेलेबल थी, तो वहाँ से आ रही थी। तो अब उसमें कंज्यूमर अगर फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश फूड चाहता है तो उस केस में कंज्यूमर की जो डिमांड है दैट एनहांसेस द फूड स्पॉइलेज। ठीक है, तो इसमें फिर अभी बहुत सारी लिमिटेशन आ गई हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पे, कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना किया जाए, ये हार्मफुल है, डेफिनेटली दे आर हार्मफुल, इनका एक्सेसिव यूज जो था। इसके अलावा बहुत सारे प्रिजर्वेटिव को डिस्करेज किया जा रहा है, तो पेस्टिसाइड भी ऐड नहीं करने हैं। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव भी डिस्करेज किया है, तो ये अल्टीमेटली तो हमारे पास फूड स्पॉइलेज को इनहांस कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनकरेज कर रहे हैं। तो इस वजह से ये फूड स्पॉइलेज जो है दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब बात करते हैं शुरू माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज की। और माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स, दे नॉर्मली ग्रो द फूड्स इन द डिफरेंट कैपेसिटी। और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो सबसे पहले अपीयर हो सकती है नॉर्मली, और या शायद आगे निकल जाती है इफ द फूड इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, तो वहाँ पे पहले मोल्ड्स ग्रो करेंगे क्योंकि वो सूटेबल टेम्परेचर है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो फास्टर है। ये प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं नॉर्मली, और जैसे कि मीट है, पोल्ट्री, फिश, शेल फिश एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स व्हिच आर एनरिच्ड विद द प्रोटीन। और इसके अलावा फंजाई और मोल्ड्स की बात करें तो फंजाई और मोल्ड्स के पास बड़ा एडवांटेज है जी। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि दे कैन टॉलरेट मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस, और दूसरा एडवांटेज ये है कि दे कैन यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ द सबस्ट्रेट। जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट ग्रो कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल होंगे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एंड हैबिटेट में ग्रो करने के और फूड को स्पॉइल करने के लिए। इसके अलावा जो स्पॉइलिंग फ्लोरा है, तो बाज़ औक़ात स्पॉइलिंग फ्लोरा दैट यूजुअली मिक्स विद द नॉर्मल फ्लोरा दैट इज प्रेजेंट इन द फूड, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क है, मिल्क के अंदर नेचुरल फ्लोरा एग्जिस्ट करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब जो स्पॉइलिंग फ्लोरा दैट इज मिक्स विद इट, आप फूड की ट्रीटमेंट, मिल्क की ट्रीटमेंट कर लें, मिल्क को बॉईल कर लें या मिल्क का कुछ वाटर ले, जो भी आप करते हैं एग्जांपल के तौर, तो
स्पॉइलेज फ्लोरा के साथ नेचुरल फ्लोरा भी तो डाई हो जाएगा। दिस इज द हर्डल। और इस वजह से ये क्रॉस कंटामिनेशन जो है ये हमें फन करती है। इस तरह पेस्चराइजेशन है, पेस्चराइजेशन की हम टर्म यूज करते हैं कि पेस्चराइजेशन इज द प्रोसेस टू रिड्यूस द स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म। इट रिड्यूसेस, इट कैन नॉट एलिमिनेट। हम एलिमिनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उसके अंदर नेचुरल फ्लोरा मौजूद है, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा हुआ करता है दैट इज नॉन स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं हुआ करता माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा कि इस फूड के अंदर भी यही ऑर्गेनिज्म आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देयर यूबिक्विटस प्रेजेंट एवरीवेयर, दे कैन ग्रो एवरीवेयर, और ग्रोथ रेट आपको पता है बड़ा फास्ट। और इस वजह से भी अगर अभी जीरो टाइम पे अगर मेल के अंदर देयर 10 to 10 days for 6 ऑर्गेनिज्म, तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि 4 घंटे गुजरने के बाद भी उसके अंदर 10 days for 6 होंगे। हमने माइक्रोबायोलॉजी कभी पढ़ी थी उस जमाने में, हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी पोटैटो सैलेड वाली, जिसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी कि पोटैटो सैलेड उन्होंने बनाया, कुछ लोगों ने घर में कंज्यूम किया, वो बीमार नहीं हुए, कुछ लोग पिकनिक पे ले गए, 4 घंटे के बाद यूज किया, वो बीमार हो गए। तो दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल दैट माइक्रोबियल फ्लोरा इज नॉट स्टैटिक नहीं। ठीक, तो ये भी एक रीजन है इसमें हमारे पास। इसके अलावा स्पेसिफिक स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास SSOs, initially small number of microorganisms that is required, और SSOs जो हैं स्पेसिफिक स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म, ये इनिशियली फूड के अंदर ग्रो करते हैं, फूड के डिफरेंट पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं, और जब फूड के कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होकर सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होते हैं तो नाउ अदर opportunistic bacteria they would fall, they would come here, they would grow. तो ये SSOs जो हैं they involve in the initiation of the food spoilage, और available components जो हैं उनको SSO ट्रांसफॉर्म करेंगे undesired end production जो कि हमारे लिए undesired है, but they would be favorable for the growth of the other microorganisms. Do we have time to discuss the next one? It's 10:32. We have time for 5 to 7 minutes. We have no, we have. Okay. अच्छा, अब देखना यह है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं which affect the microbial spoilage, और उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा तो अपनी genetic capability, intrinsic characteristics of the product, extrinsic characteristics of the handling and the storage. तो भाई genetic capability of the organism that it makes it possible to grow in the food, either that is able, it has enzymatic machinery or not, और ये food को grow करके इसको use कर सकता है कि नहीं कर सकता। genetic capability सबसे पहले। दूसरा intrinsic characteristic of food, there are certain foods which are enriched in the nutrients, which are placed on a very suitable temperature, room temperature में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको रखते हैं, ये भी इंट्रिंसिक है। उसके अलावा ऑलरेडी उसके अंदर नेचुरल फ्लोरा मौजूद है that converts the food components into the accessible components by the spoilage organism. फिर बात आती है एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमने फूड इंडस्ट्री ने पैक कर दी बड़े जबरदस्त तरीके से, नाउ यू कैन पुट द फूड इन द शेल्फ अप टू 2 months फॉर एग्जांपल, लेकिन हैंडलिंग कैपेबिलिटी इतनी बुरी थी कि रास्ते में जो पूरी एक चेन हैंडल कर रही है उसको वो पैकिंग ब्रेक कर बैठे, उसको फेंका, कुछ हुआ, पैकिंग ब्रेक हो गई। नाउ इफ द पैकिंग इज ब्रोकन, अब कंटामिनेशन के चांसेस उतने ही इनहांस हो जाएंगे। तो दिस इज द एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हैंडलिंग एंड द स्टोरेज, और हैंडलिंग और स्टोरेज को लेकर भी हमारे पास इश्यूज हैं। और इसके साथ साथ जो सॉलिड फूड्स हुआ करते हैं, सॉलिड फूड अगर उनकी पैकिंग ब्रेक हो जाए तो उनमें स्पॉइलेज स्टार्ट होता है फ्रॉम आउटर एंड टू इनर एंड। If the solid food is there in the box and box has been damaged, so spoilage start होगा from outer end to inner end. But if the food component is in liquid form, तो उसमें तो हमारे पास discrimination देनी होगी ना। If the package is broken, then food will be contaminated, क्योंकि microorganisms they would grow there. Food structure जो है ये बड़ा depend करता है। For example, raw food जो हुआ करती है, raw food that is normally protected. Nature has put the fruit skin, nut shells, brawn, collage muscle tissues, egg shells, etc. etc. ये raw food जो है ये protected form में होती है normally. When we
we remove the shells, we peel the skin of the fruits. उस केस में हमारे पास fruit जो है now that is more prone to spoilage. और इसमें हमारे पास जो जो different enzymes हैं जैसा कि cellulase, pectinases, proteases, ये enzyme जो हैं ये they are inhibited with the protective coating जैसा कि fruit skin, nut shell, etc. फिर जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं या हम ये शेल्स को स्किन्स को पील कर देते हैं तो ये जो एंजाइम हैं दे आर ओपन टू अटैक और इस केस में हमारे पास फूड स्पॉइलर जो है वो बढ़ जाती है। ये वही बात कि जो सॉलिड फूड्स हैं उसमें फूड स्पॉइलेज होती है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। जो सेमी सॉलिड फूड्स हैं उसमें हमारे पास माइक्रोबियल मोटिलिटी जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। अब मसला ये है कि जो फ्लूइड फूड्स हैं, फ्लूइड फूड में तो नॉर्मली ये होता है कि इफ द पैकेज इज ब्रोकन और कंटेमिनेशन आ गई तो यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर मोटाइल इन द लिक्विड एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ देम, तो वो मोटिलिटी के थ्रू पूरी की पूरी जो फूड है दैट वुड बी कंटेमिनेटेड। अब ये मोटिलिटी जो है दैट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द सेमी फ्लूइड फूड्स, बट इन द केस ऑफ सॉलिड फूड्स ये मोटिलिटी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते और फिर इस वजह से आउटर वर्ड एरिया है वो पहले कंटेमिनेट होता है, वहां से कंटेमिनेशन इनर साइड पे जो है वो डिस्पर्स होती है, स्प्रेड होती है। वो स्पॉइलेज नहीं हुआ करती उसके अंदर, वो रॉट शायद रॉटिंग है, वो रॉटिंग है शायद, वो रॉटिंग है खदीजा। उसमें उसमें ज्यादातर जो ये चीज देखने में आती है तब आती है जब पोटैटो स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी उसके ऊपर वो बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, पोटैटो का जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है स्प्राउट में, उसके लिए वो अंदर से वो हॉलो ब्लैकिश रेडिश टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें उसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज नहीं है, वो कन्वर्जन ऑफ दैट स्टार्च दैट न्यूट्रिएंट्स इनटू द बड मटेरियल। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर जो प्लांट था उस प्लांट पे ही कोई फंगल कंटेमिनेशन वायरल अटैक था तो जो उसका फ्रूट बनेगा तो देन इन दैट केस दैट वुड बी हियर। ठीक, चलें जी, अगला जो टॉपिक है डिफरेंट फैक्टर, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हाँ, सोडियम
जितना आज तक पढ़ा है? क्यों जी? बिल्कुल नहीं। चले पिछला चैप्टर पूरा। जितना हमने दे दिया उससे आगे। नहीं भाई किसी बात पे तो माने। आज आप लोगों ने कहा कि आपका क्विज प्रिपेयर नहीं है, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अभी अगली क्लास में ले लेंगे। यस जी अफाक अहमद, आर यू देयर? Present. Yes, sir. अफीफा जुल्फकार, Present, sir. अली रजा, अलीना बतूल, Present, sir. सर ओके आयशा जमान, प्रेजेंट सर दुर्रा रमीशा आरिफ, प्रेजेंट सर ईशा फातिमा। ईशा के साथ किसने एक्सचेंज किया था? She was supposed to come. No, she was supposed to come today. तो आप क्यों आई? अच्छा आप वैसे आई हैं. And she was supposed to come today. Okay, Isha, she is not here. Faisal Bashir. Present, sir. हाफिजा मारिया उस्मानी राना. प्रेजेंट जवेरिया इफ्तिखार. Present, sir. अर्शद. यस सर लाइबा ताहिर. सर मारूफ खालिद. नहीं है. सर मरियम. आई एम प्रेजेंट प्लीज You are not present. You are using the mobile in my class. सर मैंने मरियम. 1 मिनट के लिए पकड़ा है और वापस रख भी दिया था Mariam, are you there? Mariam is also not there. Muhammad Bilal. यस सर प्रेजेंट Yes, sir. Numan Aziz. Yes, sir. Nimra. प्रेजेंट सर Reshma. Roha Ahmed. Present, sir. Roha. Present, sir. Sajjal is there. Samia is there. Salat Nawaz Shah. Present, sir. Savera. Sarish. यस सर सहरेश सर Sidra Noor. सवेर Present, sir. Simra Arif. सर सिमरा प्रेजेंट थी अभी अभी उसके मोबाइल डेड हुआ है तो वो उसकी प्रेजेंट लगाते हैं Osama Haider. यस सर. Osama कैसे तबीयत है तुम्हारी? ठीक है सर. Good. कब आ रहे हो कैंपस? सर अगले हफ्ते. Okay. Zain Abbas. यस सर. Zain Abbas. यस सर. आवाज आ रही है आपको? अच्छा ये अब क्या किया जा सकता है? मैं ओके जी नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा और का सेल कल्चर का भी फूड बायोटेक का भी वी हैव प्रेजेंटेशंस एज वेल और जो क्विज है उसमें जितना आज तक पढ़ा जाने फूड स्पॉइलेज निकालने पिछला चैप्टर पूरा कर लें चलें जितना क्विज हो गया था उसके बाद वाला कर लीजिएगा आज तक फूड स्पॉइलेज